दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के कारगिल वॉर मेमोरियल से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा ऐतिहासिक बयान दिया जिसने पूरे पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य गलियारों में हड़कंप मचा दिया। हमारे जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, दो टूक शब्दों में दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से, ये जो पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान है, अब कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वापसी पर होगी। भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। आज भारत दुनिया के लिए डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स बना रहा है, जबकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए रेडिकल सेंटर्स और सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया की अर्थव्यवस्था को जोड़ रहा है और पाकिस्तान हवाला के जरिए आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। इस कड़े बयान के सामने आते ही जब पाकिस्तानी हुक्मरानों और उनके विदेश मंत्रालय ने भारत को नीचा दिखाने और जवाब देने की कोशिश की तो वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद ही बुरी तरह ट्रोल हो गए। और यह सिर्फ राजनाथ सिंह जी का बयान नहीं है। कुछ ही समय पहले अंतरराष्ट्रीय मंच से जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को घेरने की कोशिश की थी, तो जयशंकर साहब जी ने यही हकीकत दोहराई। उन्होंने कहा था, कश्मीर की समस्या में अब सुलझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एकमात्र मुद्दा जो बाकी है वो यह है कि पाकिस्तान ने हमारी जिस जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है यानी पीओके, वो भारत में कब वापस आ रहा है। जिस दिन पीओके वापस भारत के पास आ जाएगा, कश्मीर का पूरा चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ दो बड़े नेताओं के आक्रामक बयान हैं या इसके पीछे 1947 की वो कड़वी हकीकत और आने वाले सालों का कोई ऐसा मास्टर प्लान है जिसके बारे में पाकिस्तान और चीन को भनक तक नहीं है। साथियों, ये भी बहुत जरूरी है आपको पता होना। पूर्व राजदूतों और भारत के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट्स का मानना है कि भारत को पीओके वापस लेने के लिए शायद किसी बहुत बड़ी युद्ध की जरूरत ही ना पड़े। पाकिस्तान खुद अपने अंदरूनी बोझ, कंगाली और सिविल वॉर से इस तरह टूटने वाला है कि पीओके की चाबी खुद ब खुद दिल्ली पहुंचेगी। आज के इस वीडियो में हम किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से नहीं छुएंगे, हम एक एक कॉन्सेप्ट को गहराई से डिकोड करते हुए चलेंगे। साथियों, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले अध्याय की। और पहला अध्याय क्या है? राजनाथ सिंह और जयशंकर साहब के बयानों का असली संदेश, 1947 का वो काला सच, साइक्लो स्टाइल विलय पत्र और माउंटबेटन का वो धोखा देने वाला सीज फायर मैन। दूसरे अध्याय में मैं बात करूंगा साथियों आप लोगों से कि पाकिस्तान का आंतरिक पतन किस किस प्रांत में हो रहा है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके की जनता में जल रही बगावत की आपको। और तीसरे अध्याय में जो साथियों हम बात करने वाले हैं वो है आपका चीन और सीपैक ट्रैक और सक्सगाम घाटी, कैसे ड्रैगन का अरबों डॉलरों का प्रोजेक्ट भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। और चौथे नंबर पर, चौथे अध्याय में बात करेंगे बांग्लादेश का तख्ता पलट, पाकिस्तान और चीन का नेक्सस, भारत कैसे अपने पड़ोस में जारी टू फ्रंट प्रेशर को काउंटर कर रहा है। और पांचवें अध्याय में साथियों सबसे इंपोर्टेंट, 2047 तक भारत का ग्रैंड विजन और पीओके का भारत में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण विलय। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, भारत के कूटनीतिक इतिहास और अपने आने वाले भविष्य की सबसे विस्तृत केस स्टडी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। साथियों, आप जिस भी गांव से, जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार वहां से अपने उस स्टेट, अपने उस गांव का नाम लिखकर जय हिंद जरूर लिखेगा, अपनी इंडियन आर्मी को मोटिवेट करने के लिए। साथियों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ लेके चलता हूं। स्टार्टिंग वहीं से करते हैं जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। इतिहास की उस मजबूत नींव को समझेंगे जिस पर आज का पूरा विवाद और हमारी दावेदारी टिकी हुई है। बात करते हैं साथियों 1947 की, जब अंग्रेज भारत छोड़कर भाग रहे थे तो वो देश को 565 रियासतों में, 565 से ज्यादा आजाद रियासतों में बांटकर एक बहुत बड़ा विस्फोट करने का प्लान बनाकर गए थे। लेकिन हमारे जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से लगभग 550 रियासतों को रातों रात भारत में मिला दिया। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह, इन्होंने मना कर दिया था। एक अलग भ्रम में जी रहे थे। वे ये चाहते थे कि कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाकर एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में चलाएं। लेकिन पाकिस्तान की नीयत शुरू से ही नीच थी, नीचे ना पाकिस्तान दो।
22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत अपनी सेना के अधिकारियों की देखरेख में हजारों पश्तून कवालियों को कश्मीर में घुसा दिया। इन हमलावरों ने मुजफ्फराबाद, डोमिल और बारामूला में जो कत्लेआम मचाया साथियों, लूटपाट की और मासूमों पर अत्याचार किए, वो इतिहास का सबसे दर्दनाक पन्ना है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और कबीले श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे, तब राजा हरि सिंह ने जम्मू पहुंचकर दिल्ली संदेश भेजा कि भारतीय सेना हमें बचाए, भारतीय सेना हमें बचाए साथियों। अब क्या होता है इसके बाद? लेकिन उस समय सरदार पटेल और बीपी मेनन का कानूनी स्टैंड बिल्कुल साफ था। कश्मीर जब तक कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा नहीं बनता, भारतीय सेना अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत अपनी जमीन छोड़कर आपकी रक्षा करने नहीं आ सकती। अब डेट याद रखिए, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने आखिरकार इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ये वाला बाकायदा साइन हुए हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। याद रखिए दोस्तों, यह वही साइक्लो स्टाइल किया हुआ मानक दस्तावेज था जिस पर जूनागढ़, हैदराबाद या पटियाला जैसी बाकी रियासतों ने दस्तखत किए थे। इसमें कश्मीर से कोई अलग या विशेष शर्त नहीं दी गई थी। यानी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत 26 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 साथियों, पूरा जम्मू, पूरा कश्मीर, गिलगित और बाल्चिस्तान उसी सेकंड भारत का अखंड और वैध हिस्सा बन गया। दस्तखत होते ही 27 अक्टूबर की तड़के सुबह हमारे जांबाज डाकोटा विमानों से सिख और कमाऊ रेजिमेंट के जवानों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतारा गया। सोचिए, दुश्मन हवाई अड्डे से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बड़गांव तक पहुंच चुका था। अगर हवाई अड्डा हाथ से जाता तो पूरा कश्मीर कट जाता। यहां मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी कंपनी के साथ वो अदम्य साहस दिखाया कि खुद वीरगति को प्राप्त होकर भी कवालियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र भी मिला था साथियों। हमारी सेना ने कवालियों और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछा धकेलना शुरू कर दिया। हमने उरी और बारामूला वापस छीन लिया और हमारी सेना तेजी से मुजफ्फराबाद और गिलगित की तरफ बढ़ रही थी साथियों। लेकिन तभी आपके लॉर्ड माउंटबेटन, आप यहां देख सकते हो, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, यूएन, कुछ लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार, अपनी कूटनीतिक चाल चली। ब्रिटिश हुकूमत नहीं चाहती थी कि गिलगित बाल्चिस्तान का वो रणनीतिक इलाका भारत के पास रहे, क्योंकि वहां से रूस और चीन पर नजर रखी जा सकती थी। माउंटबेटन की सलाह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में सो रहे थे कि अक्षय चीन कभी दे देते हैं, कभी सक्षम वैली इनसे चली जाती है, कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इनसे चला जाता है। इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में लेकर गए और 1 जनवरी 1949 को साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी और राजनायकों के अनुसार जब ऑल इंडिया रेडियो पर यह घोषणा हो रही थी कि रात 11:49 से युद्ध रोक दिया जाएगा, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बेहद दुखी होकर अपने सहयोगियों से कहा था, जवाहर तू बहुत पछताएगा और तेरी वजह से देश भी बहुत पछताएगा और इसकी सजा सदियों तक भारत को भुगतनी पड़ेगी। हमारी सेना जहां खड़ी थी रह गई, वही सीज फायर लाइन यानी एलओसी बन गई। ये वाली एलओसी लाइन आप इसको देख सकते हैं साथियों, ये आपकी लाइन बन गई एलओसी। हम इनको खदेड़ते हुए जा रहे थे पीछे 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 पीछे, लेकिन खदेड़ने से पहले ही सीज फायर हो गया और ये लाइन एलओसी बन गई साथियों। अब जैसे ये लाइन एलओसी बनी, आप इसको यहां देख सकते हो, ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो किसके पास चला गया? नीच पाकिस्तान के बराबर पास चला गया। इस पर ही कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसे आज हम पीओके और गिलगित बाल्चिस्तान कहते हैं। अब यही हिस्सा हमें वापस लेना है अपना। अब इसको कैसे वापस ले रहे हैं, उसकी क्या प्लानिंग चल रही है, क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि जितना भी आतंकवाद फैलाया जाता है यहीं से पूरा आतंकवाद भारत की तरफ फैलाया जाता है। और इसको हम अपने भारत में मिला भी लेंगे तो उसके बाद हमारे सामने क्या क्या संकट आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। और नहीं मिलाते हैं तो कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी दिक्कतें हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। मिलाने से फायदे होंगे, नुकसान भी होंगे, नहीं मिलाएं तो भी नुकसान है,
उसके फायदे भी हैं। वो सारी चीजें बहुत डिटेल में आज सीखने वाले हैं और इसकी वापसी कैसे होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद लगभग 60 सालों तक भारत का विदेश मंत्रालय दुनिया भर में सिर्फ सफाई देने में फंसा रहा कि कश्मीर हमारा क्यों है। इसे डिप्लोमेसी में डिफेंसिव पोजीशन या फ्रोजन माइंडसेट कहा जाता है। लेकिन अब समय साथियों बदल चुका है। अब आइए आज के सबसे बड़े और जलते हुए सवाल पर, पाकिस्तान का भविष्य क्या है, इस पर बात करते हैं। अभी पूर्व राजदूत दीपक बोहरा, उन्होंने साफ साफ बताया पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के अंदर बाकी में चल क्या रहा है, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। दीपक बोहरा और भारत के बड़े रणनीतिकारों का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान एक नॉन वाइबल स्टेट यानी एक ऐसा देश बन चुका है जो अब लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता, इसका कुछ वजूद ही नहीं है। ये पाकिस्तान है कुत्ते की सी शकल जो इसकी दिखाई दे रही है नक्शे पे, ये वाला। इतिहास गवाह है कि जो देश सिर्फ नफरत, धर्म या किसी दूसरे देश के विरोध पर बनते हैं उनका बिखराव तय होता है। 1971 में बांग्लादेश का अलग होना इसका पहला सबूत था, तोड़ के हमने अलग कर दिया था ना। आज पाकिस्तान 4 बड़े आंतरिक गृह युद्धों से जुलझ रहा है और पतन की ओर बढ़ रहा है। पहला क्षेत्र इसका ये वाला बलूचिस्तान, ठीक है, ये बलूचिस्तान यहां पूरा विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपना अलग देश की, आजाद देश की आबादी उठा दी और उन्होंने घोषणा भी कर दी हम इनसे अलग हो चुके हैं, हमें इनके साथ मिलकर नहीं रहना है। और यहीं से इसका सीपैक निकल रहा है हिंद महासागर में, अरेबियन सी सागर में आप देखोगे यहाँ ग्वादर पोर्ट है और यहीं से गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए सीपैक निकल रहा है शिनजियांग, चाइना को जो जोड़ रहा है, उस पर भी बात करेंगे अभी साथियों। तो ये इनसे अलग हो रहा है। पहला क्षेत्र बलूचिस्तान, जहां बलूचिस्तान जो बलूच लिबरेशन आर्मी है BLA ने पाकिस्तानी सेना के पसीने छुड़ाते हैं। बलूचिस्तान के लोग अब पाकिस्तान से पूरी तरह आजादी चाहते हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों की लूट को बंद करना चाहते हैं। दूसरा क्षेत्र है साथियों जो आपका एक खैबर पख्तूनख्वा है, ये वाला इलाका, जहां TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। ये डूरंड लाइन, ये वाली डूरंड लाइन है साथियों जो अफगानिस्तान के साथ मिलती है। अफगानिस्तान इस डूरंड लाइन को मानता ही नहीं है, ये डूरंड लाइन को मानने से साफ इंकार कर चुके हैं और पाकिस्तानी सेना पर रोज हमले कर रहे हैं क्योंकि वो इधर इनके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो ये यहां से टूटेगा इसका हिस्सा। तीसरा क्षेत्र है आपका साथियों ये सिंध वाला हिस्सा, जहां के लोग पंजाब के राजनीतिक दबदबे से, ये पंजाब का क्षेत्र है ये वाला, इसके दबदबे से तंग आ चुके हैं और उनका अपना अलगाववादी आंदोलन अंदर ही अंदर सुलग रहा है। और चौथा सबसे बड़ा केंद्र है आपको पता है ये वाला POK, गिलगित POK, ये हमारा है हिस्सा, इसे हम लेके रहेंगे। आज POK के अंदर की हकीकत क्या है? पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में गिलगित बाल्टिस्तान और POK के लोगों को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया है। उनकी जमीनें छीनी हैं, उन्हें कोई बुनियादी अधिकार नहीं दिए और वहां की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए पाकिस्तानी पंजाब से लोगों को लाकर बसाया है। आज POK में आटे की किल्लत है, बिजली की भारी भरकम बिलों और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतर चुकी है। मुजफ्फराबाद और रावतकोट की सड़कों पर रैलियां निकल रही हैं जहां खुलेआम नारे लग रहे हैं पाकिस्तानी सेना वापस जाओ, हमें भारत के जम्मू कश्मीर जैसा विकास और अधिकार चाहिए। सोचिए, जब POK की जनता देखती है कि भारत वाले कश्मीर में एम्स अस्पताल बन रहे हैं, तो ये भारत का इलाका है ना, जैसे आप नीचे आओगे ये पूरा भारत का इलाका है, जम्मू कश्मीर वाला इलाका, यहाँ हम इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हैं, एम्स बन रहे हैं और यहाँ IIT IIM खुल रहे हैं, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है और श्रीनगर तक ट्रेनें दौड़ रही हैं। तो वे खुद से पूछते हैं कि पाकिस्तान ने हमें 70 सालों में यहाँ इस वाले इलाके में फिर हमें क्या मिला, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ क्या, भुखमरी और आतंकवाद, इसके अलावा हमें कुछ दिया ही नहीं उसने। भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट है, पाकिस्तान को अपनी ही आर्थिक और सामाजिक गलतियों से इतना पंगु होने दो कि POK की जनता खुद पाकिस्तान का अवैध ढांचा उखाड़ फेंके। अब आइए इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम के सबसे चालाक और खतरनाक खिलाड़ी पर, चीन की बात करते हैं साथियों। इसको जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इसको नहीं जाना तो फिर तो भाई दिक्कत समस्या हो जाएगी। ये जानना बहुत जरूरी है साथियों, ठीक है। अब आ जाओ आप यहां, ये पाकिस्तान का संकट है साथियों जो मैंने अभी आपको बताया है, ये पाकिस्तान में चल रहा है, आप देख सकते हो। ये साफ साफ बोला, इन्होंने नारा दिया है पाकिस्तानी सेना वापस जाओ, हमें भारत की जम्मू कश्मीर जैसी विकास दर चाहिए, ठीक है जी। अब यहां आओ सर,
1963 में पाकिस्तान ने एक और नापाक हरकत की। उसने भारत के पीओके वाले इलाके की सक्शकाम घाटी की 5180 वर्ग किलोमीटर जमीन गैर कानूनी तरीके से चीन को तोहफे के रूप में दे दी। ये चीन को इसने सक्शकाम वाली घाटी इसको दे दी तोहफे में। क्यों दी भाई? नल्ला है ना, ये तो कुछ भी कर सकता है। ये वाला हिस्सा आप ये बात करोगे, ये इसके पास हिस्सा था, इसमें से ये एक वैली थी, ये इसने किसको दे दी भाई साहब? पाकिस्तान को दे दी। पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दी गिफ्ट में। जो भिखारी है, जो कटोरा लेके भीख मांगता है, वो गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको डर था कि भारत को भी थप्पड़ मार के पाकिस्तान से ये हिस्सा वापस ना ले ले, तो चाइना की भी कहीं ना कहीं इसमें एंट्री करवाओ। और चाइना वालों से हम कई बार बोल चुके हैं कि तुम अपना यहां से जो सीपेक निकाल रहे हो, उसे निकालना, अब जो पैसा तुम यहां से लगा रहे हो, यहाँ ग्वादर पोर्ट और इस तरीके से तुम निकाल रहे हो, अपने रिस्क पर पैसा इन्वेस्ट करना। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा, भारत कभी भी थप्पड़ मार के इस बच्चे के, ये छोटा बच्चा है, नालायकी करता है, हमारा ही तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, अब ये आतंकवादी बन गया है, तो उसको सुधारना भी हमारा काम है। और नहीं सुधरेगा तो इसको तोड़ तोड़ के अलग कर देंगे, तभी भी नहीं सुधरेगा तो फिर भारत में मिला लेंगे, फिर इनको पीट पीट कर सुधार देंगे। तो बच्चा जब बिगड़ता है, जब नीच हरकतें करने लगता है, आतंकवादी हरकतें करने लगता है, तो उनको पीटना जरूरी होता नहीं होता है। तो अब ये पिटाई मांग रहा है, 2-3 बार पीट भी दिया है इसको, ये तब भी नहीं सुधर रहा है, तो अभी इसको और पीटेंगे अब। तो चाइना वालों से हम पहले ही बोल रहे थे, हमारा बच्चा है, तुम यहाँ अपना कदम मत रखना। अगर तुम अपना सीपेक यहाँ से बना रहे हो, अगर तुम अपनी गलत नीयत से यहाँ आ रहे हो और राजनीति करना चाह रहे हो और अपना सीपेक निकालना चाह रहे हो, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अपनी रिस्क पर निकालना, ठीक है। हाँ, तो भाई यहां से बलूचिस्तान वाले लोगों ने विद्रोह कर रखा है, इनका सीपेक बन ही नहीं रहा। जो भी चाइनीज इंजीनियर्स वर्कर काम करने के लिए आते हैं, बलूचिस्तान के लोग दबा दबा के पीट पीट कर भगा भगा कर मारते हैं इनको, पागल यहाँ से, वो बनाने नहीं दे रहे। और यहाँ भी ये फंसा हुआ है, यहाँ के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया है, तो ये खुद मुसीबत में बेचारा पाकिस्तान। समझ नहीं समझ? तो चीन का मास्टर प्लान यह था कि वो अपने शिनजियांग प्रांत को सीधे पीओके और बलूचिस्तान के राजधानी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ते। इससे चीन को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच मिल जाती है और उसे मलक्का जो स्टेट है, एक लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ता है। चीन ने इसमें $60 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर दिया, लेकिन चीन का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अब उसके लिए सबसे बड़ा डेथ ट्रैप यानी मौत का कुआं बन चुका है। पहला कारण, सुरक्षा का भयानक संकट। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोही गुट सीपेक के रूट्स और चीनी इंजीनियर्स को निशाना बन रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा भगा के मार रहे हैं। चीन को अपनी खुद की सुरक्षा एजेंसियों भेजने की नौबत आ गई है, जिसे पाकिस्तान के लोग अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहे हैं। दूसरा कारण, पाकिस्तान का आर्थिक दिवालियापन। पाकिस्तान चीन के भारी कर्जों का ब्याज तक नहीं चुका पा रहा है। सीपेक के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आज अधर में लटके हैं या बंद हो चुके हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है भारत का आक्रामक कूटनीतिक रुख। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साफ कर दिया है कि सीपेक पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि यह भारत के आधिकारिक और कानूनी क्षेत्र पीओके से गुजरता है। 2020 में गलवान घाटी के संघर्ष के बाद भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि सीमाओं पर कोई भी एक तरफा बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। अब जिस तरीके से ये हरकतें करते हैं ना, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाह रहा था, जो ये यहां से रास्ता निकाल रहा है ना, यहां से जो रास्ता निकल रहा है, इसको घूम के यहां से इस तरीके से, यहां से इस तरीके से यूं निकलना पड़ रहा था अपना पूरा व्यापार करने के लिए। तो यहाँ अंडमान निकोबार है ना, और अंडमान निकोबार से यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का है, और मलक्का स्टेट से जब व्यापार करेगा तो वहां पर भारत का कंट्रोल है। इंडोनेशिया समांग पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, इधर अंडमान निकोबार को डेवलप कर रहे हैं। जिस तरीके से ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर देता है, तो चाइना को डर है कभी युद्ध वाली स्थिति बनी तो ये हमारा यहाँ से ये रास्ता बंद कर सकता है, मलक्का स्टेट वाला। भारत ने अगर ये बंद कर दिया तो भाई हमारा 80% व्यापार यहीं से होता है, फिर हम व्यापार कहां से करेंगे? तो इसलिए वो कोशिश करता है, कभी यहाँ से अपना वो इकोनॉमिक कॉरिडोर निकालता है, कभी यहाँ बांग्लादेश का मोगला पोर्ट और म्यांमार होते हुए निकाल रहा है। इस तरह की वो प्लानिंग करता रहता है। ठीक है, वो करता रहे अपनी जो भी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताने वाला था साथियों, वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो अक्षय चीन थी, जो इसने हमसे छीन ली थी, अक्षय चीन वाला इलाका, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है साथियों। तो इसको समझेंगे तभी तो आपको सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अक्षय चीन जब इसने 1962 में हमसे ले लिया था, तो ये समझ रहा था भारत तो ऐसा ही है, लेकिन 2020 में जब इनके साथ जो गलवान वाला जो केस हुआ था, उसमें हमने इनकी औकात याद दिला दी थी, हम लोग क्या है। ठीक है, तो चीन अब भली भांति समझ चुका है कि अगर भारत पीओके में कोई भी कदम उठाता है तो उसका $60 बिलियन का सीपेक प्रोजेक्ट एक ही झटके में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब बात करते हैं पड़ोस में जारी उस ग्रेट गेम की जो हाल ही में हमारे पूर्वी सीमा पर देखने को मिला है।
बांग्लादेश में जो अचानक राजनीतिक उथल पुथल हुई और तख्ता पलट हुआ, उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन के पैसों के रोल को नकारा नहीं जा सकता साथियों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसको समझना बहुत जरूरी है साथियों। ये आप थोड़ा सा इसको मैप से समझिएगा। ये वाला जो मैप है, ये बांग्लादेश की थोड़ी सी हम यहां ये बांग्लादेश वाला पोर्शन इसकी बात करते हैं। उनका असली मकसद क्या था? भारत को उसके पूर्वी सीमा यानी चिकन नेक और पूर्वोत्तर राज्यों के पास उलझा कर रखना, क्योंकि ये है आपका साथियों पूर्वोत्तर राज्य, ये है चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये बहुत सकरा रास्ता है भारत का यहां से, क्योंकि यहां से नेपाल आ रहा है, यहां से बांग्लादेश आ रहा है, इधर से आपका भूटान है, ऊपर से चाइना बैठा हुआ है। तो ये चाहते हैं कि इसको अगर हमने ब्रेक कर दिया, 22 किलोमीटर चौड़ा जो रास्ता है भारत का, तो भारत की जो सप्लाई चेन है इधर, ये ब्रेक हो जाएगी। और ये ब्रेक हो गई तो चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश में घुसने का जो वो है ना कि हम इसको घेरेंगे, अरुणाचल प्रदेश यही तो है हमारा, इसको घेरेंगे, तो हमें बहुत आसानी होगी। तो भारत की जो भी सेना है, जो भी सप्लाई चेन है, वो हमने यहां से ब्रेक कर दी। इधर ग्वादर जो पोर्ट है वो पर, यहां पर भी चाइना बैठा हुआ है, तो इसलिए चाइना की ये प्लानिंग चल रही है। समझ में बात आ रही है? इसे मिलिट्री और कूटनीतिक भाषा में टू फ्रंट प्रेशर स्ट्रेटजी कहा जाता है साथियों। लेकिन आज का भारत इस चाल में फंसने वाला नहीं है। भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को इतना अवैध बना दिया है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और साथ ही भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऐसा रणनीतिक घेरा तैयार कर रखा है कि अगर चीन कोई हिमाकत करता है तो उसकी एनर्जी सप्लाई लाइन को तुरंत रोका जा सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया था स्टेट ऑफ मलक्का से। पूर्व राजदूतों का कहना है कि आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी ताकत को इतना बढ़ा सकते हैं कि पड़ोसी आपके सामने आंख उठाने की हिम्मत ना करे। भारत आज इस नीति पर काम कर रहा है। अब आइए उस सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, 2047 तक भारत का विजन क्या है और पीओके को भारत में विलय कैसे करना है। ये वाला जो हिस्सा है, ये भारत में विलय कैसे करना है। भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक जानकार आने वाले समय को 3 बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक चरणों में देखते हैं। सबसे पहला जो इंपोर्टेंट चरण है, आर्थिक और जनसांख्यिकी अलगाव, इकोनॉमिक एंड इंटरनल आइसोलेशन। जैसे जैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होगी और आईएमएफ या पश्चिमी देश उसे वेल आउट पैकेज देना बंद कर देंगे, इस्लामाबाद का अपने राज्यों पर से नियंत्रण खत्म हो जाएगा। पीओके की जनता खुद पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण विद्रोह का बिगुल बजाएगी और भारत से मदद मांगेगी। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है साथियों, वो है 1994। ये जानना भी बहुत जरूरी है। 1994 वाला 1994 के संसदीय प्रस्ताव का क्रियान्वयन। 1994 भारत की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। भारत आज अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत, टॉप 3 इकोनॉमी टारगेट का इस्तेमाल करके यूएन और वैश्विक मंचों पर पीओके को पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला क्षेत्र घोषित करवाकर उस पर कड़े प्रतिबंध लगवाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, तीसरा चरण, गृह युद्ध की स्थिति। अगर पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनती है या उसकी सेना बलूचिस्तान और टीटीपी से निपटने में व्यस्त होती है, तो भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर बिना किसी बड़े युद्ध के पीओके और गिलगित बाल्चिस्तान का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेगा। वर्ष 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, भारत का लक्ष्य एक पूर्ण, अखंड और सुरक्षित सीमाओं वाला विकसित भारत बनना है। इस पूरे ऐतिहासिक और रणनीतिक विश्लेषण के अंत में आइए उन 3 अमूल्य लाइफ लेसन्स को अपने जीवन में उतारें जो पूर्व राजदूत दीपक बोरा ने युवाओं के लिए साझा किए हैं साथियों। ये जानना भी थोड़ा सा जरूरी है। पहला सबक, भारत आपकी मां है, उससे कभी धोखा मत करो। आप अपने कैरियर, बिजनेस या जीवन में जो भी काम करें, हमेशा यह सोचें कि आपके इस कदम से देश का मस्तक ऊंचा हो रहा है या नहीं। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा सबक, अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। गुरु साहिबानों और बौद्ध दर्शन की सबसे बड़ी सीख यही है कि खुद से सच बोलो। अपनी ताकतों और अपनी कमियों दोनों को स्वीकार करो। जब देश ने अपनी कूटनीतिक गलतियों को पहचाना, तभी आज हम मजबूत बन पाए हैं। तीसरा सबक, अपने भविष्य के निर्माता खुद बनो। कभी कभी दिल से सोचो और दिमाग से महसूस करो। परिस्थितियों के सामने घुटने मत टेको। जिस तरह भारत आज दुनिया के दबाव में
आए बिना अपने फैसले खुद ले रहा है, उसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में रखनी चाहिए। दोस्तों, 1947 के धोखे से लेकर आज की बदलती कूटनीति और 2047 के अखंड भारत के इस पूरे विजन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमारी पीढ़ी अपनी आंखों से पीओके को भारत का हिस्सा बनते हुए देखेगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे गर्व सम्मान के साथ जरूर लिखें। अगर आपको इस वीडियो की गहन रिसर्च, एक फैक्ट्स की स्पष्टता या विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर भारतीय को अपनी जमीन का सच पता चले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।